हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक कोयला का दूसरा और अंतिम भाग। जिंदगी पर इकलौता अधिकार केवल मौत का ही होता है टाइगर। खाड़। मौत आएगी एंथनी, मगर हमारी नहीं, तुम्हारी। और इसी जगह पर थाए थाए थाए। गीदड़ों को टाइगर के सामने नहीं गुर्राना चाहिए। यह बात तो तुझे समझ जानी चाहिए टाइगर। था था। गोलियों से भी नहीं मरा तो आग से मरेगा। मुर्दे को गोली, आग, पानी कोई नहीं मार सकता टाइगर। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब इंसानियत के जिस्म पर कोई पिन चुभ होता है तो उसका दर्द मुझे होता है। किसी बेबस और निर्दोष जान को बेइज्जत किया जाता है तो एंथोनी तड़पता है टाइगर। क्लिक। किसी जिंदा शरीर को आग लगाई जाती है तो मेरा ही कुछ बिगड़ता है। ये क्या कर रहे हो। जिंदा शरीर को आग लगाकर दिखा रहा हूं टाइगर की कैसा लगता है, ताकि तेरा वो जुर्म इस वक्त मेरी आंखों के आगे रहे, जिसकी सजा के रूप में एंथोनी तेरे भी जिस्म को आग की लपटों का मेहमान बना रहा है। नहीं, ऐसा मत करो एंथोनी, ऐसा मत करो। आह। नियम तो मौत के बाद ही जिस्म को जलाने का होता है, मगर कुछ जिस्म अब इस नियम को भंग करके एंथोनी खुद जलाएगा। आह, बचाओ। चला प्रिंस, ये चीखें थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। नहीं, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। पानी, पानी, बचाओ। चीखें कुछ देर बाद सचमुच शांत हो गई थी। मगर वह चीख जो कोयला के मुंह से निकली निकली थी, वह सीधी आश्चर्य के संसार के उठकर आई लग रही थी। तुम वेनु, तुम यहाँ। मैंने कहा था ना कि तुम मुझ पर गोली नहीं चला पाओगे। तुम पर गोली चलाने से पहले तो मैं अपने हाथ काट कर फेंक दूंगा। तुम पर गोली चलाने से पहले तो मैं अपने हाथ काट कर फेंक दूंगा। मगर तुम यहाँ कैसे। तुम मुंबई से यहाँ कब आई। शादी के बाद मेरे पति यहीं के रहने वाले थे। क्या मतलब। वो मर चुके हैं। उन्हें मैंने अपने हाथों से गोली मार दी थी। यह सब जानने के लिए पड़े चलती फिरती लाश, सजा दूंगा मैं, और गोली उसके नाम की। ये तीनों कॉमिक्स भी चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध हैं। कृपया एंथनी की प्लेलिस्ट चेक करें। यह कहते हुए वेणु का स्वर दर्द से भर गया। चेहरे पर टीस ही टीस नजर आने लगी। मगर दूसरे ही पल उसके जबड़े सख्ती के साथ भिज गए। दांत भींच कर गुर्रा उठी वह। तुम जिस रूप में मेरे सामने आए हो रवि, उस रूप में मैं तुम्हारे साथ अपना कोई दुख शेयर नहीं करूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। ब्लैक बॉय के जबड़े भी सख्ती के साथ भिज गए। ये रिवॉल्वर लो। मैं कानून से भागा हुआ एक खतरनाक मुजरिम हूँ। मुझे गोली मारने के बाद तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। मुझे गोली मार दो वेनू, मगर ऐसा मत कहो। मुझे इंसान और इंसानों की बनाए कानूनों से नफरत है, क्योंकि मुझे कोयला बनाने वाले यही लोग हैं। देखो देखो वेनू, आज इतनी आग दहक रही है मेरे जिस्म से कि लोहा भी इस जिस्म में घुसने से घबराता है। देखो, गोली का लोहा पिघल कर बाहर आ रहा है। तुम तो स्कूल से कॉलेज तक के सफर में मेरे साथ रही हो। तुम जानती हो कि जिंदगी उसी क्षण से मेरे लिए मजाक बन गई थी जिस दिन मैं पैदा हुआ था। डॉक्टर, एक बार चेक करो। असली तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये तो बच्चे की कार्बन कॉपी है। मुझे कार्बन कॉपी ही समझ लिया जाता तो मुझे जरा भी अफसोस ना होता, क्योंकि काला रंग मुझे प्रकृति की देन था। और मैं प्रकृति से मैं लड़ नहीं सकता था। लेकिन मेरी तो भाग्य रेखाएं भी दुर्भाग्य की गलियों से होकर गुजरी थी। आपके लिए एक बुरा समाचार है मिसेस मिगलानी। आपके पति की हॉस्पिटल आते हुए एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं जानता हूं कि ऐसे समय पर दबी जुबान में लोग कहने से बाज नहीं आते कि बच्चा मनहूस भी है। आते ही बाप को खा गया। हाँ, राक्षस। नहीं, मेरा बेटा मनहूस नहीं है। ये उनकी आखिरी निशानी है। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसे संयोग कहा जाए या सचमुच मेरा दुर्भाग्य। 2 महीने के इलाज के बाद जब मुझे लेकर वह झुलसे चेहरे के साथ घर लौटी तो दहलीज पर तेल डालकर उसका स्वागत करने वाला कोई न था मिस्टर अशोक मिगलानी, बल्कि उसे मिली दुत्कार। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब तुझे अपना ठिकाना कहीं और बनाना होगा। सॉरी। इसे संयोग कहा जाए या सचमुच मेरा दुर्भाग्य कि पता नहीं कैसे वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया और वहां आग लग गई। मेरा बच्चा। मुझे बचाते बचाते माँ कई जगह से झुलस गई। दहलीज
2 महीने के इलाज के बाद जब मुझे लेकर वह झुलसे चेहरे के साथ घर लौटी तो दहलीज पर तेल डालकर उसका स्वागत करने वाला कोई ना था, बल्कि उसे मिली दुत्कार, मिस्टर अशोक मिगलानी, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब तुझे अपना ठिकाना कहीं और बनाना होगा। मुझे आंचल में दबाए माँ मुंबई की गंदगी भरी गलियों और सीलन भरी उस कोठरी में आ गई। मेरे लिए जीने के लिए कुछ नहीं बचा, मगर मुझे तेरे लिए जीना होगा। आज से मैं तेरी माँ भी हूँ और बाप भी। तू मेरे जीवन का उजाला है। तेरा नाम मैं रवि रखूंगी, रवि यानी सूर्य। मगर ये तो उसके लिए मुसीबतों की शुरुआत थी। उसी शाम नगर निगम के अवैध कब्जे हटाने वाले दल ने वो सभी झोपड़ियां गिरा दी। उस रात जबरदस्त बारिश ने बस्ती में कोहराम मचा दिया। 6 मासूम बच्चे ठंड लगने से मर गए। बस्ती क्या उजड़ी, हमारी दुनिया उजड़ गई। अप्रत्याशित ढंग से माँ को आरोप नाम की उस गाली का वार सहना पड़ा। इस औरत को दूर करो, इसके और उसके मनुष्य बच्चे के बस्ती में कदम रखते ही बस्ती में ये तबाही आई। माँ के झुलसे हुए शरीर और मेरे काले रंग के कारण सब हमें शैतान का अवतार समझते थे। अरे किनारे हटो, वो देखो, शैतान और उसकी डायन माँ आ रही है। मगर माँ के पास हिम्मत व शक्ति के रूप में मैं था। अनपढ़ लोगों के कुछ से विचारों ने उसके आत्मविश्वास को डिगने ना दिया। जा बेटा जा, स्कूल जा। एक दिन तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। मैं माँ के सपनों को साकार करने में जुट गया। कोयले से भी काला, काला लड़का हमारा। स्कूल में मेरा नाम पड़ा, बीबी उर्फ ब्लैक बॉय उर्फ काला लड़का। स्कूल में मेरी दोस्त बनी वेनू नाम की वो प्यारी सी लड़की। अरे क्या तुम अकेले लंच करोगे? क्लास में इस ब्लैक बॉय के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, तो मेरे साथ लंच कौन करेगा? तुमसे किसने कहा कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता? मुझसे दोस्ती करोगे बीबी उर्फ रवि कुमार? मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, तुम्हारे साथ लंच करूंगी। क्या सच? उस नन्ही सी लड़की ने मुझे हिम्मत व आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। मगर उपेक्षा व उत्पीड़न का दौर कभी खत्म ना हुआ। जब भी बस्ती में कोई बीमारी फैलती या कोई दुर्घटना घटती तो उसका दोष माँ और मुझ पर धरा जाता। डेंगू से बस्ती में 15 लोग मर गए। ये सब उसी डायन मनूस के कारण हो रहा है। इस बार हमें उस बस्ती से निकाल दिया गया। माँ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। दोबारा इधर दिखाई पड़ी तो पुलिस के हवाले कर देंगे तुझे। रवि, मेरे बच्चे, आ माँ। और तब हमने फुटपाथ पर बनी एक पुलिया के नीचे शरण ली। मगर उस सुबह न जाने कैसे चमत्कार हुआ। मुझे विशंबर दास कहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में नौकरी करो। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाऊंगा। माँ चमत्कृत की थी कि भाग्य को उन पर रहम कैसे आ गया। विशंबर दास नाम का वो आदमी सचमुच देवता था। हम अपने नए मकान में खुशी से आ गए। माँ, सेठ जी कितने अच्छे हैं ना? हाँ बेटे, दुनिया अभी अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। मैं बड़ा हो गया, कॉलेज में जाने लगा। विशंबर दास जब भी मुझे मिलते तो मैं उनके पांव छीन लेता। सर, आज आपकी बदौलत मैं इस कद तक पहुंच पाया हूँ, वरना शायद इस बेरहम दुनिया के पांव मुझे और मेरी माँ को बौना बना देते। वेनू आज भी मेरे साथ ही लंच करती थी। वह मेरी इकलौती दोस्त थी, सिर्फ दोस्त। कॉलेज की पढ़ाई कब खत्म हो गई इसका भी पता ना चला। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वेनू अपने पिता के साथ शहर छोड़कर जा रही। मैं उसे सी ऑफ करने के लिए उसके मना करने के बावजूद भी स्टेशन आ पहुंचा और यह देखकर दंग रह गया कि सेठ विशंबर दास ही वेनू के पिता थे। सर, आप वेनू के पिता? वेनू तुम? ओह, तो तुम्हारे ही कहने पर तुम्हारे पिता ने हम पर वो एहसान किए। हाँ बेटे, मगर इन्हें एहसान मत समझना। अगर मैं तुम्हें किसी लायक बना सका तो ये मेरे लिए भी फख्र की बात होगी। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ आने के लिए मना किया था रवि। तुम महान हो वेनू, देवी बनकर आई हो मेरी जिंदगी में। उनकी दुनिया पर मैं फफक फफक कर रो पड़ा था। मगर ना तो उस ट्रेन को रुकना था और ना ही समय को, जो पंख लगाकर उड़ गया। मेरी जिंदगी का एक और काला सूरज उस दिन उदय हुआ जिस दिन बस्ती में चारों ओर कोहराम मच गया। मां, ना जाने क्या हुआ है। सारी बस्ती में रोना पीटना मचा हुआ है। हर एक चेहरे पर बदहवासी छाई हुई है। उस अफरा तफरी का कारण जानकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। मेरा हृदय भी रो पड़ा। बस्ती के बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बस नदी में जा गिरी थी। नहीं, पूरी बस्ती में उस दिन मातम छाया रहा। एक के बाद एक बच्चों की लाशें वहां पहुंच रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वे मौतें मेरे अपने घर में हो गई हैं। बस्ती के दुख में सैकड़ों लोगों की तरह मैं और माँ भी शामिल हुए। मगर अब जो कुछ होने वाला तो वो बिल्कुल अप्रत्याशित था, एकदम जुनूनी।
एक तूफान बढ़ रहा था हमारी ओर। फाड़! अरे! डंडे के उस प्रहार से मैं बुरी तरह से बौखला उठा। ये क्या पागलपन है? रवि, मेरे बेटे! मगर मुझ पर डंडों की ऐसी बरसात बरस पड़ी कि मैं धड़ाम से जमीन पर जा लगा। अरे ठहरो, रुको, उफ! मारो, मारो! इन्हें छोड़ना मत टाइगर। इन्हीं के कारण बस्ती में ये तबाही आई है। पकड़ लो उस डायन को भी और खत्म कर डालो। डंडों के प्रहारों ने मेरी माँ को भी खून से नहला दिया। ताक! आह! आज मनुष्यत का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। मेरा खून खौल उठा। मेरी रग रग में आग लगी थी। मेरी आंखों के सामने लाश बनी जा रही थी, मेरी माँ। मगर मैं इतने सारे लोगों की पिटाई से बेबस था, उसे बचा नहीं सकता था। मुझे लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का वह जुनून शायद मेरी भी जान ले लेना चाहता था। मैं भाग पड़ा। खून के आंसुओं से तरबतर चेहरा लिए मैं उस रात वापस बस्ती में पहुंचा तो माँ की लाश अभी तक भी वहीं पर पड़ी थी। माँ! डायन का ऐसा प्रचार किया था कि लोग दूर दूर से उस डायन को देखने आ रहे थे। उस रात पूरी बस्ती को राख का ढेर बना देने का प्रयास करते हुए लोगों ने मुझे देखा, क्योंकि माँ की लाश से दूर करने के लिए मुझे लोगों का ध्यान बटाने का यही रास्ता सूझा था। अरे ये तो वही है, डायन का बेटा! पकड़ो, मारो! मगर लोगों ने मुझे पहचान लिया। मैं माँ की लाश को उठाकर पागलों की तरह भाग पड़ा। मेरा दिल और दिमाग जैसे पत्थर का बन चुका था। मैं पहुंच चुका था शमशान में अपनी माँ की चिता के सामने। मेरे सामने जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं रहा था। माँ की चिता के साथ ही जल जाना चाहता था मैं भी, मगर तभी। ठहरो, ये क्या कर रहे हो? दुनिया के सताए हुए तो खुद को नहीं, दुनिया को जलाओ। आ जाओ शमशान, भैरव की शरण में। मैं तुम्हें दूंगा वो शक्ति जिसके बल पर तुम इस दुनिया को जीत पाओगे, उससे मुकाबला कर पाओगे। तुम्हारी आंखों में मैं वो कोयला देखना चाहता हूं जो सुलगना चाहता है। मैं बनाऊंगा तुम्हें कोयला, एक सुलगता हुआ कोयला। मैं दूंगा तुम्हें वो ताकत। ये देखो, ये देखो, तुम्हारा जिस्म दहकना शुरू हो गया है। अब तुम जिस भी चीज को छू लोगे वो जलकर कोयला बन जाएगी। जाओ, मेरी शक्ति को आजमा कर देखो। यह सब वेणु को बताते हुए धधक उठाता रवि का चेहरा। जिस शहर के कारण मेरी माँ का चिता में दहकना पड़ा, मेरी माँ को चिता में दहकना पड़ा, मैं उसे दहका दूंगा। हाँ वेणु, हाँ, बना डालूंगा पूरे शहर को दहकता शहर। सुलग उठा है कोयला। अब क्या होगा? एंथनी ने टाइगर को क्यों मारा? क्या एंथनी कोयला से टकराया? ऐसे और इन जैसे सभी सवालों के जवाब पाने के लिए पढ़ें एंथनी का दहकता कॉमिक्स, दहकता शहर, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी की अगली कॉमिक्स दहकता शहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।